Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about anomalous behavior of nitrogen. तो anomalous का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है. ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर किससे शो करेगा वो अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही. ठीक है, हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. बट आज हम देखेंगे कि जो फर्स्ट मेंबर होता है जैसे कि नाइट्रोजन है ग्रुप 15 में, ये अपने बचे हुए एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भाई ठीक है डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, बट वो क्यों करता है, उसका रीजन क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेस. ठीक है, कि जो एनामलस बिहेवियर है उसके कॉजेस क्या क्या है, रीजन क्या है, क्यों शो करता है. तो सबसे पहली बात, जो नाइट्रोजन जो सबसे अलग है, इट हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, है ना. ये बात हमें पता है कि जो नाइट्रोजन जिस ग्रुप में रहता है उस ग्रुप में इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या होती है, सबसे छोटी होती है. इट हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस. क्लियर है बात ये. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये बात भी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर रेडियस छोटी है, साइज छोटा है, तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे क्या होती है, वो सबसे छोटी होगी. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड में लाई करता है और सेकंड पीरियड में जो डी ऑर्बिटल होता है वो नहीं होता ना. सेकंड पीरियड का मतलब कि आउटर मोस्ट इज सेकंड सेल, और सेकंड सेल में सिर्फ कौन से सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, एस और पी सब शेल. तो डी सब शेल नहीं होगा तो कोई भी उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो तीन मेन लॉजिक है, रीजन है, जिनकी वजह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ एलिमेंट से अलग मिलती है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे अलग है. ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो सबसे अलग होंगी. तो हम बात करते हैं तो एनामलस प्रॉपर्टीज. ठीक है, जो एनामलस प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी होंगी. तो सबसे फर्स्ट एनामलस प्रॉपर्टी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड तो आपने पढ़ा हुआ है, तो पाई बॉन्ड का मतलब तो पता चल गया. अब बात है इस पी की. तो इस पी का मतलब क्या हुआ कि जो पाई बॉन्डिंग है, मतलब जहां पर मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे वो मल्टीपल बॉन्ड किनके बीच में बन रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स के बीच में. तो इसलिए क्या लिख दिया गया यहाँ पर पी पाई. अगर डी ऑर्बिटल होता तो डी पाई लिख देता, समझ में आया ना. बट यहाँ पर पी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पी पाई हो गया. तो क्या कहता है कि नाइट्रोजन या ओनली नाइट्रोजन हैज tendency to make multiple bond with itself and with atoms of other element. ठीक है, जो एटम है ना दूसरे एलिमेंट के, उनके साथ भी वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है. अब हमें पता है कि भैया ऐसा क्यों होता है. जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिव तभी होगी जब साइज छोटा होगा. तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है जबकि बाकी सबका साइज क्या होगा, बड़ा होगा. तो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज. ठीक है, स्मॉलेस्ट का मतलब ये मत समझना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इसका स्मॉलेस्ट है. हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं. ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज. ठीक है, तो अपने ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा है, इसीलिए ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, खुद के साथ भी है ना और दूसरों के साथ भी. क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एटोमिसिटी. ठीक है, कि जब ये एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं, प्योर फॉर्म में रहते हैं, तब जो नाइट्रोजन की एटोमिसिटी होती है वो सबसे अलग होती है. एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. तो एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2. ठीक है, 2 होती होगी. नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 में.
while rest of members कह सकते हो, ठीक है, while rest of members have atomicity of 4, जबकि बाकी सबकी एटोमिसिटी क्या होती है, 4 होती है, जैसे फोस्फोरस, आर्सेनिक एटसेट्रा, है ना। तो इन सब की एटोमिसिटी 4 होगी। तो भाई ये जो एनामलस बिहेवियर है, ये एनामलस बिहेवियर क्यों आया कि इनकी एटोमिसिटी अलग क्यों हो गई? फिर से सिंपल सा रीजन है, बिकॉज नाइट्रोजन मेक मल्टीपल बॉन्ड, है ना। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है, नाइट्रोजन मेक मल्टीपल बॉन्ड, इस तरीके से ना, एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और वो क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ठीक है, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, while others complete octet by making 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जबकि बाकी सब क्या करेंगे, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, क्योंकि भाई वो पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, शायद दिख नहीं रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि कैसे हुआ ये। तो जो हमने जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि भाई जो नाइट्रोजन है उसका साइज छोटा होता है, तो वो तो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाएगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है ना। जैसे नाइट्रोजन है, हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े हुए, है ना। तो जैसे अब मैं इन बॉन्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरीके से। तो अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 8 हो गई, इस नाइट्रोजन के भी 8 हो गए। अब जो फॉस्फोरस है या बाकी के एलिमेंट है, वो तो पाई बॉन्ड बनाते नहीं है ना, लार्ज साइज की वजह से। तो वो क्या बनाएंगे भाई, अब उनको भी बॉन्ड तो 3 ही बनाने पड़ेंगे। तो वो 3 बॉन्ड कैसे, ये नाइट्रोजन फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट ये 3 बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो समझ में आया ना कि दोनों की एटोमिसिटी अलग अलग क्यों होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल स्टेट, ठीक है, कि भाई फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन की अलग होती है, जबकि बाकी सब की फिजिकल स्टेट क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, while rest of elements, ठीक है, while rest of elements exist in solid state। जो नाइट्रोजन है वो तो रहता है गैसियस स्टेट में, जबकि जो बचे हुए एलिमेंट है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सब एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। अब इसका रीजन क्या होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका भी सिंपल सा रीजन है, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज। नाइट्रोजन का क्या होगा, जो साइज होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होता है। नाइट्रोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज एंड देयरफॉर, और इस वजह से क्या होगा, एंड देयरफॉर हैज वीकेस्ट वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। while others have comparatively larger size, so have stronger van der Waals forces, and thus exist in सॉलिड स्टेट। समझ में आई भाई, नाइट्रोजन का एक तो साइज छोटा हो गया, है ना, फिर ऊपर से नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही एटम है, जबकि जो दूसरे हैं उन सब का साइज बड़ा है। और फिर दूसरी बात कि उनके पास 4 एटम्स हो गए, साइज भी बड़ा है, एटम्स भी ज्यादा हो गए,
तो क्या हो गया, वहां पर वंडरवाल जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और इस वजह से जो फिजिकल स्टेट होगी वो फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगी, वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटेनेशन। अब कैटेनेशन हमने पढ़ा हुआ है, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि भाई खुद के साथ जुड़ना, है ना। सबसे ज्यादा कैटेनेशन पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, कार्बन की होती है। अब देखो भी मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स है, तो भाई वो बड़ा जो लार्ज चेन कब बना पाएगा, जब ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। भी हमारे पास दो एटम है, उनके बीच का बॉन्ड है, और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। आई बात समझ में। तो अब ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब साइज छोटा होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन की कैटेनेशन पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। बट यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, कैटेनेशन पावर होनी चाहिए थी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर होगा, बट ऐसा हमें मिलता नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन शुड हैव हाईएस्ट कैटेनेशन ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, but in reality it has smaller catenation than phosphorus, ठीक है, इसकी जो कैटेनेशन पावर है वो फॉस्फोरस से कम हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू small size of nitrogen, and so exist stronger inter-electronic repulsion between lone pair electron। भाई हमारे पास क्या कहता है कि जब नाइट्रोजन है, ठीक है भाई, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है ना। तो क्या लग रहा था कि भाई नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। बट कहते हैं कि नाइट्रोजन का साइज तो छोटा हो गया, बट साइज छोटा होने से क्या होगा, ये लोन पेयर भी नजदीक आ गई। और जब दोनों लोन पेयर नजदीक आएंगे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आएगा, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और उस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का जो साइज है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से ये जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से नाइट्रोजन की जो कैटेनेशन पावर है वो फॉस्फोरस से कम होती है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, क्यों कम होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो और वो भी कौन से हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट फॉस्फोरस के बाद फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की ज्यादा हुई। बट फॉस्फोरस के बाद फिर से क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा, क्योंकि फिर साइज बढ़ेगा ना, साइज बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्टिविटी। ठीक है, कि भाई नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बाकी सबसे किस तरीके से अलग होगी। अब जनरली जो नाइट्रोजन फैमिली है वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन क्या होना चाहिए था यहाँ पर, मोस्ट रिएक्टिव, है ना। बट एक्चुअल में देखो होता क्या है, तो हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। फिर से एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ड्यू टू
इट्स ट्रिपल बॉन्डिंग, ड्यू टू इट्स ट्रिपल बॉन्डिंग। क्या कहता है भाई कि जो नाइट्रोजन है उनमें क्या होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, और उस ट्रिपल बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कैसे हो गया ना। रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होने चाहिए, तभी तो न्यू बॉन्ड्स बन पाएंगे। बट कहता है कि भाई जो नाइट्रोजन है वहां पर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड भी हमने इसको जो तोड़ना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन क्या हो गया, इनर्ट हो गया। ठीक है, वो किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लिखा हमने ड्यू टू इट्स ट्रिपल बॉन्डिंग। सो एट रूम टेम्परेचर it behave as inert। समझ में आया? तो फिर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट की तरह बिहेव करेगा। while rest of elements, ठीक है, while rest of elements form single bond so break easily, है ना। सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, ब्रेक इजीली एंड रिएक्ट विद अदर्स और वो क्या करेगा, दूसरों के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लियर होगी ना बात? ये तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा लॉजिक। तो अगर मैं बात करूं कि भाई फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फास्फोरस ही होगा। होना चाहिए था नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन सबसे कम क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्डिंग है। अगर ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होती तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नाइट्रोजन ही होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो नाइट्रोजन की बाकी सब एलिमेंट से अलग होती है। तो नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगी, 4 होगी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, भी इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4 होगी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सो इट कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड, है ना। इसलिए ये 5 बॉन्ड भी नहीं बना सकता है, डेट इज NCl5 डू नॉट या नॉट एग्जिस्ट, और इसी वजह से NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। वाइल जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है, while rest of elements can extend their valency beyond 4 या beyond 5 due to vacant d orbital। जो बाकी सब है वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं 5 से भी ज्यादा। ठीक है, जिसे PCl6 बनता है ना, तो वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर पाएंगे। और ऐसा क्यों कर पाए वो, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग या फिर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अब जो नाइट्रोजन है उसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाता ही नहीं। नाइट्रोजन कैन नॉट शो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ड्यू टू, किसकी वजह से नहीं शो करता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वाइल फॉस्फोरस, जबकि जो फॉस्फोरस होगा वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है, कैन मेक डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, बट जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के लिए साइज छोटा होता है। तो फॉस्फोरस तो फिर भी बना लेता है, बट जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो नहीं बना पाएंगे।
जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल लिखूं R3P डबल बॉन्ड O, R का मतलब कार्बन की चेन हो गई, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो भाई 3 बॉन्ड तो इसके साथ बन गए, 4th बॉन्ड इसके साथ बन गया, तो 4 बॉन्ड तो बना लिया ना। 5वां बॉन्ड कौन सा होगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, सॉरी फॉस्फोरस है, उसके पास क्या होता है, उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गया। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर पहुंच जाएगा, अपर शेल में, यहां पर आ गया। तो 3 बॉन्ड तो 1 2 3, 3 बॉन्ड तो ये बन गए, 4th बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया है। अब जो 5वां बॉन्ड जो बना है ऑक्सीजन के साथ, तो वो कौन सा हो गया, डी ऑर्बिटल। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, डी पाई पी पाई। और ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल आया, पी आया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डी पाई पी पाई। ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि भाई फॉस्फोरस तो बना लेता है, जबकि अगर मैं यही बात करूं R3N डबल बॉन्ड O, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। क्लियर है ना चीजें। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ट्राई नेगेटिव आयन। ठीक है, ट्राई नेगेटिव आयन, ट्राई नेगेटिव आयन। अब जो नाइट्रोजन है, सिर्फ उसकी टेंडेंसी क्या है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट -3, तो नाइट्रोजन भी शो करता है, फॉस्फोरस भी और आर्सेनी भी। बट मैंने बताया था कि जो रियल में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बात है, वो सिर्फ कौन शो करता है, नाइट्रोजन। और वो क्यों होता है, ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या लिखता है, ओनली नाइट्रोजन मेक N3 नेगेटिव आयन ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ नाइट्रोजन है जो नाइट्राइड आयन बना सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इन सभी में नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 नेगेटिव, उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। जबकि रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स शो ओनली फॉर्मल का मतलब गेन नहीं करेंगे, सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये चीज होगी ना। तो ये जो एनामलस प्रॉपर्टी है, यहां से क्वेश्चन जरूर उठता है। ठीक है, तो ये जो एनामलस प्रॉपर्टी है बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।